अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे थे जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था वेदर एंड एग्रीकल्चर आउटपुट, लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था। तो अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ना है वो है इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं अभी बुक शेयर करता हूँ आपसे। तो एक मिनट। हाँ जी, तो ये देखें, ये क्वेश्चन है जो आपके सामने अब आ गया। इसमें से मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये है वेदर एंड एग्रीकल्चर आउटपुट, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब हम इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम बताए थे इस डायग्राम के अंदर, वो आप लोगों ने ठीक कर लेने, इसमें गलत बने हुए हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें बफर स्टॉक का पता होना चाहिए। तो बफर स्टॉक की जो डेफिनेशन है वो आप पहले लिख लें। तो बफर स्टॉक की डेफिनेशन मैं पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। तो बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक किसे कहते हैं? बफर स्टॉक का मतलब है सप्लाई, सॉरी, सप्लाई ऑफ inputs held as resources to safeguard against unforeseen shortages or demands। तो ये इसकी डेफिनेशन है बफर स्टॉक की। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी गुड्स की या इनपुट्स की जो सप्लाई है वो रिसोर्सेस के तौर पर आप रख लेते हैं, हेल्ड कर लेते हैं। यानी गुड्स को आपने होल्ड कर लिया। किस लिए किया? ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े, जब कोई अनफोर्सीन यानी जिसका हमें अंदाज़ा ना हो, अनफोर्सीन कहते हैं जो आपको अंदाज़ा ना हो या जो नागहानी हो,
तो वो कोई अनफोर्सिन शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की, या डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसको पूरा किया जा सके, उसके लिए जो आपने अपने पास सप्लाई ऑफ इनपुट होल्ड की हुई है रिसोर्सेज के तौर पर, वो बफर स्टॉक कहलाती है। जैसे गवर्नमेंट जो है उसने स्टोर की होती हैं बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर की होती हैं। जैसे पाकिस्तान में स्टोर करने के लिए इदारा भी मौजूद है जिसको हम पास्को कहते हैं। तो पास्को एक इदारा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन। ये आप जब किसी एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हो तो आपको बड़े बड़े गोडाउन नज़र आते हैं, गोदाम नज़र आते हैं, जिसमें गंदम, चीनी, चावल, इस तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सेव की होती हैं। तो वो पाकिस्तान में ये एक गवर्नमेंट का इदारा मौजूद है, पास्को, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन। ये स्टोर करता है, या ये कहिए कि ये स्टॉक करता है, ठीक है ना जी। स्टोर करता है या स्टॉक करता है ताकि अनफोर्सीन शॉर्टेजेस या डिमांड्स को सेफ गार्ड किया जा सके, उससे बचा जा सके। ठीक हो गया। तो ये बफर स्टॉक इसको कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जस्ट अ मिनट, अच्छा जी, अब हम बुक पे आते हैं। तो ये बुक आपके सामने इसमें आ रहा है कि सवाल ये है कि इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक्स। तो बफर स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिया है किसे कहते हैं, ठीक है ना जी। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, बफर स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बफर स्टॉक एक इनपुट को स्टॉक करके रखना है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखना है ताकि मार्केट में अगर कोई शॉर्टेज पैदा हो या मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ जाए तो उसको पूरा किया जा सके, ख़ास तौर पर जो प्राइमरी गुड्स होती हैं उसके हवाले से, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है वो ये है कि यहाँ पर पहला है बफर स्टॉक्स क्या है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी टू प्रिवेंट द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल जो होती हैं उसमें जो फ्लक्चुएशन आती हैं, तो सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेन सप्लायर्स हैव फॉर्म्ड कार्टल्स। अब ये एक और लफ्ज़ आ गया कि बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं उन्होंने कार्टल बनाया हुआ है, एंड डेवलप अ सिस्टम ऑफ बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक का सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये ज़रा अभी कार्टल भी समझना पड़ेगा, कार्टल किसे कहते हैं, ठीक है ना जी। तो कार्टल के हवाले से भी हमें डिस्कस करना है। तो मैं कार्टल की डेफिनेशन आपको पहले बता दूं, ये बफर स्टॉक मैंने अभी आपको समझा दिया है, तो कार्टल भी जो है वो समझ लीजिए। अच्छा, अब आपको मैं समझाऊं क्या भला कार्टल, कार्टल क्या होता है। कार्टल क्या होता है? अ कार्टल is a formal organization. A cartel is a formal organization of producers, formal organization of the producers
for the purpose of for the purpose of uh, for the purpose of price setting, for the purpose of price setting, dividing the market, dividing the market, block entry, just a minute, and block entry, block entry into market। तो ये कार्टेल की क्या है डेफिनेशन। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कार्टेल क्या है। कार्टेल प्रोड्यूसर्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं या एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तमाम प्रोड्यूसर्स मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। किस चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं? कार्टेल एक एग्रीमेंट है, ठीक है। किन के दरमियान है? प्रोड्यूसर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है और वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। और उस किस लिए बनाते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब आप बनाएंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे तो किसी मकसद को सामने रख के करेंगे। तो एक मकसद ये हो सकता है, नंबर 1, कि प्राइस सेट कर लेते हैं। जैसे पेप्सी और कोक वालों का कार्टेल बन जाता है, तो मिल जाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कार्टेल कर लेते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि तुम भी 25 रुपए की पेप्सी बेचोगे, मैं कोक 25 की बेचूंगा। समझ रहे ना? इसी तरीके से मार्केट को डिवाइड करने का कार्टेल हो सकता है। ये एक और पर्पज़ है, दूसरा पर्पज़, कि फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है और इस एरिया में वो कहते हैं कि ये फर्ज कर लें मुल्तान है, तो मुल्तान के अंदर वो कहते हैं ठीक है ये हाफ हाफ कर लेते हैं। ये वाला पेप्सी का एरिया होगा और ये वाला कोक का एरिया होगा। आप अक्सर अपने शहरों में भी देखते होंगे कि बाज़ औक़ात कोक मिलती है, पेप्सी नहीं मिलती, पेप्सी मिलती है, कोक नहीं मिलती। तो उन्होंने मार्केट को डिवाइड करने का कार्टेल किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है। तो इस एरिया में कोक मिलेगी, इस एरिया में पेप्सी मिलेगी, तो ये मार्केट को उन्होंने डिवाइड कर लिया होता है। उसके बाद ये सारे पर्पज़ हैं कार्टेल बनाने के। तीसरा जो कार्टेल बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि किसी और को मार्केट में आने नहीं देना, मार्केट में एंट्री को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो ये मैं 3 पर्पज़ बताए हैं। प्राइस सेटिंग, ठीक है ना जी, ये पहला हो गया, ठीक है जी। दूसरा ये हो गया डिवाइडिंग द मार्केट, और तीसरा ये हो गया कि ब्लॉक एंट्री इनटू द मार्केट, के मार्केट में किसी नई फर्म को नहीं आने देना। ज़ाहिर सी बात है, ब्लॉक करने के लिए वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। वो अभी इस वक्त हमारा क्वेश्चन नहीं है कि कैसे ब्लॉक करते हैं, वो अगला चैप्टर जब आएगा तब उसमें पढ़ेंगे कैसे होता है। लेकिन आपको समझाना ये है कि कार्टेल क्या होता है। अब कार्टेल क्या करते हैं? कार्टेल जो है वो किसी भी पर्पस के लिए फ्रेम किया जा सकता है। तो बफर स्टॉक भी एक हो सकता है उसमें से, यानी एक पर्पस बफर स्टॉक भी हो सकता है। तो यही बात हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि यहाँ पर देखिए कि ये आपके सामने कि क्या करते हैं इसके अंदर, जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं उनको रोकने के लिए, जो दुनिया के अंदर भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे उसमें नाम सुने होंगे कि उनका कार्टेल मौजूद है। जैसे ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी कार्टेल बनाया हुआ है। वो मेन सप्लायर हैं ऑयल के, जिसे आप ओपेक कहते हैं, है ना? ओपेक, ओपेक का नाम सुना हुआ ना?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये 10-15 मुल्क हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोल को जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने क्या, वो दुनिया के सप्लायर है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आपने नाम सुना होगा। ये एक्चुअली ओपेक क्या है? ओपेक इज़ अ कार्टल, है ना, ये कार्टल है ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज, है ना। तो ये दुनिया के अंदर अब क्या करते हैं, कीमतों को, जो प्राइसेस होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और ये कार्टल को बनाते हैं और फिर बफर स्टॉक भी रखते हैं। इस तरीके से ये क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली, ये मार्केट में इंटरवीन कर रहे होते हैं, मुदाखलत कर रहे होते हैं। वरना पेट्रोल को ख़रीदने वाले और बेचने वाले आपस में कीमत को तय कर लें तो वो मार्केट होती है, लेकिन वो मार्केट में कंट्रोल करते हैं और मार्केट को जब चाहे कीमत बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कीमत कम कर देते हैं। आपने सुना होगा कि जी सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी हम सप्लाई ज़्यादा बढ़ाएंगे, पिछले दिनों ऐसा ही हुआ था। तो कीमतें सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से सऊदीया और रशिया की आपस में, क्योंकि सऊदीया और रशिया दोनों ही ओपेक के मेंबर हैं, ओपेक के मेंबर हैं वो, तो उन्होंने आपस में लड़ाई की। तो क्या हुआ, सऊदीया ने कीमत अपना सप्लाई बढ़ा दी, रशिया ने भी सप्लाई बढ़ा दी, जिसके नतीजे में कीमतें जो पेट्रोल की थी वो बहुत नीचे आ गई। और ज़ाहिर सी बात है, जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई का कीमत पे इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो सप्लाई के बढ़ने से प्राइस नीचे आ गई। ये ज़हन में रखें, ये सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट है, प्राइस का सप्लाई पे नहीं है। प्राइस का सप्लाई पे इफेक्ट पॉजिटिव होता है, वो लास्ट सप्लाई की सूरत में पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको, कि प्राइस का सप्लाई पे इफेक्ट, फिर प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट, फिर इस तरह डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट, और फिर सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट। इनमें फ़र्क होता है। 4 चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में समझाई हैं जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट समझ आ गया आपको कि बफर स्टॉक भी का सिस्टम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कार्टल जिन्होंने बनाया होता है, और प्राइम जो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और मार्केट में क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं, मुदाखलत करते हैं, और जो प्राइस है उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, अगर ये एक सिचुएशन है कि अगर सरप्लसेस ज़्यादा हों सप्लाई के डिमांड के मुकाबले में, तो फिर क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो प्राइस नीचे चली जाएगी, प्राइस फॉल करेगी। यानी जब भी सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा होती है तो प्राइस कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है, डिप्रेस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, कार्टल क्या करता है, कार्टल बाय कर लेता है सरप्लस को। जब वो देखता है ना कि हमारी चीज़ की कीमत नीचे जा रही है, तो वो कार्टल के जो लोग होते हैं, वो कार्टल में जो कंपनीज होती हैं, वो तमाम सरप्लस को बाय कर लेते हैं। जब सरप्लस बाय हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उससे क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो अप जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। जब आप कार्टल ही खरीद लेगा, कंज्यूमर नहीं, कार्टल खरीद लेगा सरप्लस को, तो वो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेगा ना, खुद सप्लायर ही चीज़ों को खरीद लेते हैं वापस, जिससे कीमतें अप जाना शुरू हो जाती हैं। बात समझ आ गई? तो ये एक और सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो खुद ही उसको खरीद लें, अगर वो देख रहे हैं कि हमारी ही चीज़ों की कीमतें नीचे जा रही हैं, क्योंकि तमाम जो कार्टल के अंदर कंपनीज हैं वो सब लोगों ने सप्लाई बढ़ाई हुई है। ठीक है ना जी। ये तो उस सूरत में कि जब सरप्लस हो और कीमतें नीचे जा रही हों, तो ये क्या करते हैं कार्टल के लोग। इसी तरीके से अगर शॉर्टेज हो, है ना, शॉर्टेज हो, तो शॉर्टेज में क्या होगा, चीज़ नहीं मिलेगी, मार्केट में सप्लाई जो होगी वो कम होगी डिमांड से, ये सिचुएशन होगी। तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं जब भी सप्लाई कम होती है डिमांड से, या डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो कीमतें ऊपर जाती हैं, तो कीमतें राइज़ करेंगी। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है
तो अब क्या होगा, अब वो अपने बफर स्टॉक में से कुछ सप्लाई निकालेंगे क्योंकि सप्लाई कम है ना, तो बफर स्टॉक में से अपनी कुछ सप्लाई रिलीज करेंगे और जिससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट में प्राइसेस जो ऊपर जा रही थी वो दोबारा स्टेबलाइज हो जाएंगी और वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, ये स्टोरी है। तो इसका मतलब ये है कि बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है बफर स्टॉक की, ये वाली। और इसमें लिखा है कि बफर स्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इंटरवेंशन। मार्केट में आप इंटरवीन करते हैं, या तो आप सरप्लस खरीद लेते हैं या फिर आप सरप्लस को ख़रीद लेते हैं जैसे यहाँ पे बात हुई, या फिर अगर किसी डेफिसिट हो तो अपने बफर स्टॉक से उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं और कीमतों को अप या डाउन करते हैं, या इन एक्चुअल जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं कंज्यूमर्स के लिए और प्रोड्यूसर के लिए। तो बफर स्टॉक स्कीम जो है वो मार्केट में इंटरवेंशन है। किस तरह की इंटरवेंशन है, या तो सप्लाई दे ज़्यादा देते हैं या सप्लाई कम करके वो प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये जनाब पहला टॉपिक है बफर स्टॉक, और उसमें ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्यूचर मार्केट। देखें, इसमें हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक, इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक। ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा फ्यूचर मार्केट के ऊपर बात करते हैं। देखें, जो फ्यूचर मार्केट है उसमें क्या होता है, फ्यूचर मार्केट में आप ख़रीद लेते हैं चीज़ें पहले ही, समझ रहे हैं? यानी ये चीज़ क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसान है, अब एक किसान है, उसकी एक फसल है, तो उस फसल को जाहिर सी बात है कि उसने अभी उगाना है, उसने चीज़ें करनी हैं, तो वो उसको उगाने से पहले, ग्रो करने से पहले ही फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसको बेच देता है। तो बेचने के लिए वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है कि वो एक एग्रीमेंट करेगा। ठीक है ना जी, एग्रीमेंट करेगा किसी भी बंदे से, किसी भी उससे जो कि उसको ख़रीदना चाहता है, तो वो उससे एग्रीमेंट कर लेगा। एग्रीमेंट क्या करेगा, वो कहेगा जी बात ये है कि मैं उगा रहा हूँ गंदम, तो अब ये गंदम मेरी ज़मीन कितनी है, वो ज़मीन जितनी भी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, तो वो उसमें आपको बता देगा जी ये मेरी ज़मीन है और मैं इतनी गंदम उगा रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितने पैसे देंगे। तो वो जो जो भी उसके साथ फ्यूचर कर रहा होगा, फ्यूचर मींस फ्यूचर एग्रीमेंट कर रहा होगा, वो उसे कहेगा कि ठीक है, आप जो हैं आप जो है वो इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना जी। तो ये अब पहले ही तय हो जाएगा। फिर ये भी तय हो जाएगा कि जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो बंदे ने पहले ही आपको बता दिया कि मैं आपको इतनी कीमत दे दूंगा। जिसको मैं ऐसे समझा दूँ आपको कि जो फ्यूचर है, एक्चुअली फ्यूचर का मतलब है फ्यूचर एग्रीमेंट। तो फ्यूचर एग्रीमेंट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप फ्यूचर, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। a future contract, a future contract is a contract agreement है in which uh, in which
two parties two parties two in which two parties agree to exchange a given amount of goods या गुड, ठीक है, ऑन फ्यूचर डेट at a specified प्राइस। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर जो है वो एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी और वो एग्री करेंगी, एग्री टू एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करेंगे, गुड्स की एक अमाउंट हम एक्सचेंज करेंगे, फ्यूचर डेट, कोई फ्यूचर डेट बता देंगे और स्पेसिफाइड प्राइस बता दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हूँ फार्मर और आप हैं एक और दूसरे शख्स, फार्मर यानी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, और एक जो दूसरा शख्स है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है वो मिस्टर बी है। तो आप क्या एग्रीमेंट करते हैं आपस में, ये दो पार्टीज हो गई, 1 और 2, टू पार्टीज हो गई। अब ये कौन है, ये एक और शख्स है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, और उसमें उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है कि फ़र्ज़ कर लें मैं कहता हूँ ये मेरी ज़मीन है और इसके अंदर मैं गंदम उगा रहा हूँ, ये गंदम मैं उगा रहा हूँ, तो जो भी ये गंदम होगी, जितने मन, या गंदम की या तो अमाउंट तय कर ली जाएगी जैसे यहाँ पे लिखा है कि अमाउंट तय कर लेंगे, या नहीं भी तय करेंगे तो हम ये कर लेंगे कि इसके अंदर, इस ज़मीन के अंदर जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो आपकी, और इस कीमत पर मुझे आप तय कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 40 जो है वो, एक 40 मन जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस होती है, और मैं कहता हूँ कि मैं 5,000 रुपया पर मन जो है वो आपसे चार्ज करूँगा, तो मैं पहले ही उससे पैसे ले लूँगा। समझ नहीं आई बात? तो ये मेरा तय हो गया कि जी फ्यूचर डेट पे मुझे मैंने सिर्फ इस बंदे को ये जो इसके अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ मैंने देना है, और कीमत मेरी पहले ही तय होगी, आउटपुट भी पहले ही तय होगी, और फ्यूचर डेट भी तय कर ली कि इस डेट को आप ये गंदम उठा लेना। समझ आई बात? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा आपस में, इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना, इसमें हम एग्री कर गए हैं। इसका इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मैं हूँ, यानी किसान जिसे कहते हैं, मैं किसान हूँ, मैंने अपना रिस्क क्या कर लिया, रिस्क ख़त्म कर दिया, या रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर एग्रीमेंट्स का फ़ायदा क्या हुआ कि रिस्क मिनिमाइज कर लिया। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आप कहलाते हैं हैजर्स। हैजर कहते हैं, हैजर कहते हैं जो क्या करता है, अवॉइड करता है, अवॉइड द रिस्क, रिस्क को अवॉइड करता है। तो ये जो मैंने किया है, ये मैंने रिस्क को अवॉइड किया है, और रिस्क को अवॉइड करने के लिए मैंने फ्यूचर एग्रीमेंट किया है, और मैं क्या कहलाऊँगा, मैं फार्मर हूँ, मैं हैजर कहलाऊँगा, और जो मैंने किया है इसको हम हैजिंग कहेंगे। नहीं समझ आई? तो मैंने हैजिंग की है, यानी नुकसान से बचा है, नुकसान से अपने आप को बचाया है। अब मुझे
जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा एज ए फार्मर, तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशन. What would happen after 4 months or 5 months, when this output would be ready to sell? This person has a contract with me, and I have already sold the output at the predetermined price that I have decided with that particular person. So that's why I need not to worry. So I have actually minimized my risk, or I am the hedger, meaning that I have avoided the risk, and I have done hedging actually by signing the contract, or actually future contract, with the you know another person, that is B person. तो ये मैंने एक्टिविटी की है. तो अब ये बात समझ आ गई आपको. और यही चीज़ हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं. जैसे ये बात ख़वातीन को ज़्यादा समझ आएगी, फीमेल स्टूडेंट्स को ज़रा समझ आएगी कि जब आप लोग गोल्ड ख़रीदते हैं, तो गोल्ड जब ख़रीदते हैं तो फ़र्ज़ करें आज ख़रीद रहे हैं, तो आज जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है? गोल्ड स्मिथ आपकी आज तय कर लेता है कि इसने 5 तोला या 10 तोला जो है वो गोल्ड ले लिया, है ना, और उसकी कीमत वो आज ही तय करता है. फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपया तोला जो है वो उन्होंने तय कर लिया. तो आपको बता देगा जी इसके हिसाब से 10 तोले की जो भी कीमत आएगी वो यहाँ लिखेगा. ये प्राइस पहले ही तय हो गई. और आपको आज डेट है फॉर एग्जांपल 23/9/2020 फॉर एग्जांपल. तो वो आपको कहते हैं जी ये तय हो गया, और आपको कहते हैं जी आप ना ऐसे कीजिएगा, आप 23/10/2020 को आ जाइएगा. ये हमारा होगा. लेकिन आपका जो रिस्क है वो ख़त्म हो गया इस हवाले से कि कीमत बढ़ने बढ़ने का लॉस नहीं होगा आपको. तो आपने क्या किया, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया. और ये जो आपने गोल्ड स्मिथ के साथ एग्रीमेंट किया है, एक वो कागज़ की सूरत में आपको ये लिख के देगा ये सारी चीज़ें ऐसे करके. तो ये जो उसका नाम होगा, उस गोल्ड स्मिथ का नाम होगा, फॉर एग्जांपल वो लिख, उसके नाम है ABC गोल्ड स्मिथ. तो ABC गोल्ड स्मिथ जो है उन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया. ये जो कागज़ का सफ़ा है, ये जो है कागज़, ये एक्चुअली आपका फ्यूचर एग्रीमेंट है. और ये आज आपने किया है, और 1 महीने बाद आपने इस कीमत पे इतनी अमाउंट ख़रीद लेनी है उससे. ठीक है ना जी. तो आपको अब टेंशन नहीं है कीमत बढ़े या कम हो, आपको पहले ही पता है कि मैंने इतने पैसे देने हैं, या दे दे चुके होंगे आप पहले, और मैंने अपनी चीज़ वहाँ से उठानी है. तो ये एक्चुअली आप प्रैक्टिकली भी आप लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं. ठीक है ना जी. अच्छा, अब फ्यूचर मार्केट समझ आ गया. इसको अब आप लोगों ने पढ़ लेना है. और इससे क्या आती है, सर्टेनिटी आ जाती है, और रिस्क क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है कि फ्यूचर मार्केट्स को आप यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर एग्रीमेंट्स करते हैं, फ्यूचर एग्रीमेंट्स करते हैं. ठीक हो गया जी. फ्यूचर एग्रीमेंट्स ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, अब जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है कि एक कोका प्रोड्यूसर है,
यानी जो कोका को चॉकलेट को प्रोड्यूस करता है, और एक चॉकलेट का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, एक किसान है जो कोका उगाता है और दूसरी तरफ एक चॉकलेट को बनाता है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या सिर्फ फ्यूचर कहते हैं। अगर वो ये दोनों मिलकर कर लेते हैं, ये दो पार्टीज होगी ना, एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, एक एक कोका फार्मर, ये दो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हम इस कीमत पर इतनी चीज़ मैं आपसे उठाऊंगा। चॉकलेट मैन्युफैक्चरर जो है ये बात कर लेता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये है कि इसमें रिस्क क्या हो गया, शेयर हो गया दोनों पार्टीज के दरमियान। कैसे, अगर मतलब फॉर एग्जांपल हार्वेस्ट अच्छी हुई, आपको पता है हार्वेस्ट अच्छी हो तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो तो कीमतें गिर जाती हैं, जब कीमतें गिरेंगी तो फार्मर को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फार्मर ने तो पहले ही कीमत तय कर ली है किसके साथ, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर के साथ, तो वो तो उसको वो कीमत मिलेगी जो उसने चॉकलेट मैन्युफैक्चरर के साथ तय की हुई है, तो इसलिए फ्यूचर में उसको बेहतर कीमत मिलेगी। लेकिन एक्चुअली अगर उसकी हार्वेस्ट अच्छी हुई तो मार्केट में कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन उस बंदे को फ़ायदा होगा जिसने पहले ही एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना जी। और फॉर एग्जांपल फार्मर विंस का मतलब ये है कि फार्मर को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने तो अब मार्केट में कीमतें कम है, लेकिन उसने जो एग्रीमेंट किया हुआ है मैन्युफैक्चरर के साथ चॉकलेट, वो तो हाई प्राइस पे पहले ही किया हुआ है, तो उसे क्या नुकसान, इसलिए वो फायदे में रहता है, ठीक है ना जी। लेकिन इसका लॉस होता है मैन्युफैक्चरर, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उसको ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन मार्केट में इस वक्त कीमत कम होगी। क्यों? क्योंकि हार्वेस्ट अच्छी होने की वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और कीमतें नीचे चली जाएंगी, है ना। ये तो बाद की बात है ना कि हार्वेस्ट गुड हो गई या बैड हो गई, तो बाद की बात है, लेकिन पहले इन दोनों पार्टीज ने पहले ही कीमत तय कर ली है। अब जो कीमत तय की है वो हो सकता है कि दोनों पार्टीज में से किसी एक को फायदा दे, किसी एक को नुकसान दे, जब वो फसल आ जाएगी। और फर्ज करें फसल आ जाती है और फसल बहुत अच्छी आती है, ज़्यादा सप्लाई हो जाती है और कीमतें नीचे चली जाती हैं, तो फार्मर तो फायदे में रह गया ना, वो कहेगा मेरा तो आपसे पहले एग्रीमेंट है, तो कीमत अगर मार्केट में जो भी है मुझे वो कीमत दें जो मेरी आपसे तय हुई है, तो फार्मर को खुशी होगी और मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन अगर हार्वेस्ट पुअर हो जाती है, ज़्यादा फसल नहीं होती, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई जब कम होती है तो कीमतें ऊपर चली जाएंगी। अब जाहिर सी बात है इसमें चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उसने तो पहले कीमत तय की हुई है, लेकिन जो फार्मर होगा उसको लॉस होगा, क्योंकि अब कीमत ज़्यादा है लेकिन वो अब ज़्यादा कीमत पे बेच नहीं सकता। मार्केट में तो उसकी फसल की कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन वो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को उसी कीमत पे बेचेगा जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो फार्मर को इस सूरत में लॉस होगा। समझ गए, ये है स्टोरी। तो इसका मतलब ये है कि आप जब फ्यूचर एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज को सर्टेनिटी हो जाती है, यानी यकीनियत हो जाती है, गैर यकीनियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि हमारी इस कीमत पे हमने ख़रीदना है, उसको पता होता है मैंने इस कीमत पे बेचना है, तो उनको उनको पहले ही अपने कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ जो है ना, जो फ्यूचर में उनको मिलने हैं पहले ही पता होते हैं कि हमें इस कीमत पर बेचेंगे और वो इस कीमत पे ख़रीदेगा, तो इससे अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। ये एक टॉपिक था जो ख़त्म हो गया, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक, ये वाला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू क्या कहते हैं, इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना जी। इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक, इसमें दो टॉपिक थे, एक बफर स्टॉक और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर मार्केट का मैंने आपको समझाया, और फ्यूचर मार्केट किसे कहेंगे, जहां पर ये फ्यूचर एग्रीमेंट होगा। अच्छा, उसको फ्यूचर मार्केट कह देंगे ना, क्योंकि अभी चीज़ आनी है, तो जो मार्केट वो है जिसके अंदर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ओके,
इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है जो रह गया था हमारा। हमने ये तीसरा क्वेश्चन है जो रह गया था हमारा। इसको कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वो ये कि ये देखें, बात ये है कि ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इसमें आपको पता चल रहा है कि जो सप्लाई है उसका ताल्लुक सेलर से होता है और इसका ताल्लुक डिमांडर्स से होता है, यानी बायर से होता है। तो मार्केट के अंदर दो फोर्सेस हुआ करती हैं, एक डिमांड की फोर्स और एक सप्लाई की फोर्स। अगर इसके अंदर अब ये दोनों मिलकर जो भी कीमत, यानी ये कीमत अब फॉर एग्जांपल तय होती है, ये मार्केट प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम जिसे क्वांटिटी कहते हैं, QE है मार्केट। अब इसमें देखें सिर्फ बायर और सेलर है, तो ये जिसके अंदर बायर और सेलर हो और कोई ना हो, और हो कौन सकता है, एक और फोर्स भी हो सकती है जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, तीसरी फोर्स। लेकिन अगर ये सिर्फ डिमांड सप्लाई हो तो इसे हम फ्री मार्केट कहते हैं। फ्री मार्केट मींस जिसके अंदर सिर्फ बायर्स और सेलर होते हैं, इसमें नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। इंटरवेंशन का मतलब होता है मदाखलत, इंटरवीन करना, मदाखलत करना। और आप जानते हैं अगर गवर्नमेंट मदाखलत करे तो वो फिर फ्री मार्केट नहीं रहती। फ्री मार्केट वो होती है जिसके अंदर बायर्स और सेलर्स फ्रीली एक दूसरे के साथ प्राइस और क्वांटिटी की बार्गेनिंग करते हैं। तो फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं कि वहाँ चीज़ें फ्री मिलती हैं। फ्री का मतलब है कि बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू determine the prices and the quantities. There is no government intervention. गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। और आप जानते हैं अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो वो या तो कीमत यहाँ रख देती है या यहाँ रख देती है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में लीगल प्राइसेस या डिसइक्विलिब्रियम प्राइसेस कहा था। तो ये इसको मिनिमम प्राइस और ये मैक्सिमम प्राइस कहा जाता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है फिर उसको। तो इसके नतीजे में आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं रहते और सरप्लसेस या शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाती हैं। तो वो फ्री मार्केट नहीं होती है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाए, उसको हम गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। फ्री मार्केट वो है जिसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होती है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। फ्री मार्केट मींस नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिसमें गवर्नमेंट मौजूद नहीं होती। ये आपको समझाना ठीक हो गया जी। अब आखिरी जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है वो ज़रा डिस्कस करते हैं। वो है प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। तो प्राइस को स्टेबल करना, स्टेबल कहीं पे भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम पर भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम से नीचे भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम के ऊपर हो सकती है। तो गवर्नमेंट जो है वो मार्केट की डिटरमिन की हुई प्राइस से ऊपर या नीचे कहीं पे भी तय कर सकती है। तो गवर्नमेंट ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर मार्केट में इंटरवीन करती है। इंटरवीन मैंने अभी समझाया, मदाखलत को कहते हैं। गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत करती है। और मुदाखलत कैसे होती है वो आपको पता है। वो मुदाखलत दो तरह से होती है, यानी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है, गवर्नमेंट
इंटरवेंशन जो है वो दो तरह से होती है, एक प्राइस मिन की सूरत में और एक प्राइस मैक्स की सूरत में, जिसको आप प्राइस फ्लोर या प्राइस सीलिंग कहते हैं, है ना। ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर मार्केट में होती। अब पाकिस्तान में भी अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान में इदारा मौजूद है ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के लिए, जो कि कीमतों को अनाउंस करता है। उसे हम कहते हैं एपकॉम। एपकॉम कहते हैं एग्रीकल्चर, ये जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो एपकॉम क्या करता है, जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो जाके इस इदारे में जाके ज़रा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि वो क्या करता है। एपकॉम ये गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के इदारे ही होते हैं ना, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये, तो गवर्नमेंट का इदारा है। और ये एग्रीकल्चर प्राइसेस के लिए है एपकॉम, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जब ये क्या करता है, एपकॉम क्या करता है, एपकॉम जनाब क्या करता है, एपकॉम जो है एपकॉम जो है एपकॉम जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये हमारे पास आप जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर हमारा एक शोबा है जो कि मेन शोबा रहा है, अब तो नहीं है, लेकिन कभी हमारा जो मेन सेक्टर होता था वो एग्रीकल्चर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। तो हमारे यहाँ दो तरह की फसलें आती हैं, एक रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है, ठीक है ना। ये दो फसलें हमारे मुल्क में आती हैं, एक रबी की और एक खरीफ की। या मेजर जो है वो एक आपके पास वीट की क्रॉप आती है, ठीक है ना जी, और एक आपके पास जो है वो कॉटन की आती है, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, राइस है और भी हैं। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। शुगर केन भी हम प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान। तो एपकॉम का काम ये है कि जो भी फसल आनी हो उसके आने से पहले ही उसकी कीमत तय कर दे, ताकि किसानों को प्रॉब्लम ना हो। तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ द क्रॉप एपकॉम अनाउंसेस द प्राइस, दैट इज़ द प्राइस जो कि गवर्नमेंट की असल में प्राइस होती है। तो गवर्नमेंट कहती है जी हम 1500 रुपये मन पे गंदम को ख़रीदेंगे, तो वो पहले ही तय कर देते हैं। तो किसानों को पता होता है कि गवर्नमेंट ने जो हमारी अब अगले 4 महीने बाद या 5 महीने बाद गंदम आनी है उसकी कीमत पहले ही अनाउंस कर दी है कि 1500 रुपये मन होगी या 1700 रुपये मन होगी या जो भी होगी, वो आपको पहले ही तय कर देंगे, ताकि किसानों का जो रिस्क का फैक्टर है वो कम हो सके। तो उसको जो जो ये एपकॉम प्राइसेस अनाउंस करता है उनको हम कहते हैं स्पोर्ट प्राइसेस। स्पोर्ट प्राइसेस, तो स्पोर्ट प्राइसेस क्या है, स्पोर्ट प्राइसेस जाहिर सी बात है कि सपोर्ट देने के लिए है किसको भला, इनको क्या कहते हैं इसको, किसानों को सपोर्ट देने के लिए कि उनको उनको लॉस ना हो, वो पहले ही कीमतों को तय कर देते हैं जी कि ये कीमत होगी। तो सपोर्ट प्राइसेस जो होती हैं वो अनाउंस की जाती है बिफोर द onset of the crop, before growing the crop,
वो पहले ही कीमत जो है वो तय कर दी जाती है, ठीक है ना जी। तो ये है जी कहानी। अच्छा, ये समझ आई बात आपको? अच्छा, दूसरा स्पोर्ट प्राइस जो है वो एक्चुअली क्या है? स्पोर्ट प्राइस एक्चुअली मिनिमम प्राइस है। मिनिमम मैंने पहले भी समझाया था, कम नहीं होती, कम अज़ कम होती। मिनिमम प्राइस है जो उनको गारंटी कर दी जाती है कि ये आपको मिलेगी। तो स्पोर्ट प्राइस जो है वो कौन अनाउंस करता है? एपकॉम करता है, और एपकॉम पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि 1981 में बनाया गया था, 1981 के अंदर। तो ये उसको पहले ही अनाउंस कर देता है कि जी ये होगा। अच्छा, जो स्पोर्ट प्राइस होती है ना, ये हर साल अनाउंस की जाती है, हर फसल की जो है वो अनाउंस कर दी जाती है, और किसानों को पता होता है कि इस कीमत पे जो है वो खरीदेंगे, इसको मार्केट खरीदती है, ठीक है ना जी। और बाज़ औक़ात जब मार्केट उसको उस कीमत पे नहीं खरीदती, तो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कहा 1500 रुपये मन पे खरीदेंगे, तो वो गवर्नमेंट अपने लिए नहीं कह रही होती कि हम खरीदेंगे, गवर्नमेंट कहती है मार्केट खरीदेगी इसको 1500 रुपये पे। अब मार्केट में हम और आप लोग हैं, हम जाके कहते हैं हम तो नहीं लेते 1500 रुपये पे, तो किसानों को परेशानी होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कोई मसला नहीं, हमने अनाउंस की थी, मार्केट अगर नहीं खरीदती तो हम खरीदेंगे। फिर गवर्नमेंट खरीदती है, और जब गवर्नमेंट खरीदती है तो यही स्पोर्ट प्राइस जो है ये क्या बन जाती है, इसको फिर कहते हैं प्रिक्योरमेंट प्राइस। इसको क्या कहते हैं? प्रिक्योरमेंट प्राइस, यानी यही प्रिक्योर कर लेती है गवर्नमेंट। प्रिक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन करना, ऑब्टेन का मतलब होता है गेट, यानी हासिल करना। तो गवर्नमेंट यही जो स्पोर्ट प्राइसेस क्या बन जाती है, प्रिक्योरमेंट प्राइस बन जाती है। यानी गवर्नमेंट ने जो 1500 रुपये मन अनाउंस की होती है, उस पर उस गंदम को प्रिक्योर कर लेती है, मतलब हासिल कर लेती है किसानों से। वो कहती टेंशन ना लें, हम खुद आपसे खरीद लेंगे। अदरवाइज स्पोर्ट प्राइसेस इसलिए नहीं होती कि गवर्नमेंट खरीदेगी, ये मार्केट के लिए अनाउंस होती है कि मार्केट में कम अज़ कम इस कीमत पर आपकी गंदम बिकेगी, हम इसको इंश्योर करेंगे। हम मीन्स गवर्नमेंट कहती है हम इसको इंश्योर करेंगे, आप उगाएं। वो उगाते हैं, और उसके बाद जब मार्केट उसको नहीं लेती, उस कीमत पे कंज्यूमर नहीं खरीदते, तो फिर गवर्नमेंट उसको उसी स्पोर्ट प्राइसेस को प्रिक्योरमेंट प्राइस में कन्वर्ट कर देती है और कहती है लाएं हम खरीदते हैं अब इसको, ताकि किसानों को लॉस ना हो। तो ये एपकॉम करता है। आप मज़ीद एपकॉम जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो जाके वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्चुअली बताई है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो ये क्लियर होगी बात आपको? तो स्पोर्ट प्राइसेस या प्रिक्योरमेंट प्राइसेस जो हैं एक ही बात है, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट उसको खरीदती है फिर। अच्छा, अब जो है वो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट जो है अगर एग्रीकल्चर मार्केट में ख़ास तौर पर स्टेबलाइज करना चाहती है, तो उसके लिए 2-3 काम करती है। वो कौन से 2-3 काम हैं? एक तो ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पेमेंट देती है किसानों को। फिर दूसरा काम ये करती है कि सब्सिडी, यानी पहला काम ये करती है। नंबर 2 सब्सिडी देती है कि वो सब्सिडी फॉर सेट असाइड और प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर क्रॉप। और तीसरा काम करती है कि गवर्नमेंट सरप्लसेस को ख़रीदती है। ये 3 जनाब काम करती है। ये इनको कहते हैं गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। तो गवर्नमेंट की जो स्टेबलाइजेशन की स्कीम्स हैं वो ये 3, अभी इनको पढ़ना है, हमने डिटेल में पढ़ना है ये 3 क्या हैं। तो इसमें पहला है डायरेक्ट पेमेंट, ये देखें ये तीनों आ गई यहाँ पे। ये पहला है डायरेक्ट पेमेंट, दूसरा सब्सिडी एंड सेट असाइड, और तीसरा है ये जो तीनों मैंने अभी लिखे थे ऊपर, ये तीनों बातें अभी हमने पढ़नी है। अब मैं ये तीनों पढ़ाता हूँ। तो उसमें पहला क्या है, ये ज़हन में रहे कि ये प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, और ख़ास तौर पर कहाँ पे,
इन एग्रीकल्चर मार्केट्स, इन एग्री मार्केट्स, ये पूरा सवाल ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना जी, ऐसे बन जाएगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केट्स, और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यानी क्या होता है एग्रीकल्चर प्राइस इंस्टेबिलिटी अगर आ जाए प्राइसेस के अंदर, आप इंस्टेबिलिटी मींस अप एंड डाउन जानी शुरू हो जाएं, तो गवर्नमेंट उस कंट्रोल कैसे करती है, या ये कहिए जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो फिर गंदम के ख़रीदने और बेचने वाले के अलावा गवर्नमेंट भी शामिल हो जाएगी, तो गवर्नमेंट की मदाखलत शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो पहला है वो है डायरेक्ट पेमेंट स्कीम। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट किसानों को कहती है आप टेंशन नहीं लेंगे, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना, तो आपने हम आपको पैसे दे देंगे, तो वो पे करती है सम ऑफ द एक अमाउंट कर देती है जो किसानों ने पैदा किया होता है। कहते हैं हाँ जी बताइए आपने कितना प्रोड्यूस किया, वो कहते हैं जी हमने जी 50 मन गंदम की है, गवर्नमेंट कहती है ये पकड़े 50 मन के पैसे और ये 50 मन गंदम हमारा इदारा खरीद लेगा, वो पास्को खरीद लेता है, मैंने अभी आपको पास्को का बताया, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन, वो सारी गंदम उठा लेगा। या कोई जानवर उन्होंने रेयर किए हुए हैं तो जानवरों को वो ख़रीद लेते हैं, तो किसानों की टेंशन ख़त्म, तो डायरेक्ट पेमेंट दी और चीज़ उठा लेती है गवर्नमेंट उनसे, ठीक है ना जी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ये कहते हैं किसान के जी ठीक है आप इसको, गवर्नमेंट कहती है आप इसको बेच दें, आपके पास 50 मन है, कितने की बिकती है, वो कहते हैं जी ये इतने की बिकती है, तो गवर्नमेंट कहती है आप इतने में बेच दें, बाकी आप अगर समझते हैं कि और पैसे चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है ना जी। जैसे फॉर एग्जांपल वो किसान कहता है कि जी मुझे कम से कम जो है वो 50,000 रुपये मिलना चाहिए, 50,000 रुपये मिलना चाहिए, तो लेकिन मुझे मार्केट से कितना मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है मेरी चीज़ बेचने के बाद, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आपको वाकई 50,000 मिलना चाहिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे से ले लें, 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे देती है, 40,000 रुपया वो कहती है आप मार्केट में बेच लें, बाकी 10 मैं दे दूंगी, आपको 50,000 मिल जाएगा, ठीक है ना जी। तो 40,000 रुपये में वो बेच देते हैं मार्केट को किसान, 10,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, और ये 50,000 रुपये उस शख्स को उस किसान को मिल जाता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्केट प्राइस of the crop and income that the government wish to farmer to receive। गवर्नमेंट कहती है कि किसानों को 50,000 रुपये मिले, ये गवर्नमेंट की विश है कि 50,000 मिले, और जो एवरेज प्राइस पे जो उनको मिल रही है वो 40,000 है, तो उसका डिफरेंस वो दे देती है उसको किसान, और डिफरेंस कितना बनता है 10,000 रुपये, ये उनको मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये किसानों को बेनिफिट देती। फिर दूसरा जो है वो है सब्सिडी। सब्सिडी किसे कहते हैं, सब्सिडी क्या है ये मैं आपको समझाऊं पहले, जस्ट अ मिनट, सब्सिडी क्या है। सब्सिडी is the amount of money which is given by government to producers or consumers, ठीक है, to facilitate them। तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या करती है, या तो कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करना चाह रही होती है, या प्रोड्यूसर्स को, या दोनों को। तो जिसको भी फैसिलिटेट करना चाहती है गवर्नमेंट उसको अमाउंट ऑफ मनी दे देती है। कौन देती है, गवर्नमेंट देती है।
किसको देती है, प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को, या दोनों को देना चाहे तो दोनों को। तो ये फैसिलिटेट करने के लिए, इसकी एग्जांपल आपको नज़र आएगी हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ के अंदर, जब वो कंज्यूमर को बेनिफिट देना चाहती है। कंज्यूमर्स यानी बेनिफिट किसको देना चाहती है, बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। तो वो कहती है ठीक है, आप घी घी पे मैं सब्सिडी देती हूँ, घी पे फॉर एग्जांपल वो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वो सब्सिडी देती है, तो वो कहते हैं ठीक है, तो रिटेल प्राइस कितनी है, तो पता चलता है रिटेल प्राइस है 1000 रुपया घी की कीमत, तो सब्सिडी उधर लिखते हैं माइनस सब्सिडी, तो फॉर एग्जांपल वो 200 रुपया सब्सिडी दे देते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस कितनी बनती है, कंज्यूमर प्राइस 800 रुपया बनती है। तो ये देखें, अब आप घी खरीदेंगे तो आपको कितने का मिलेगा, 800 रुपये का मिलेगा। तो फ़ायदा किसको पहुंचाया, कंज्यूमर को, ठीक है ना। तो एक्चुअली उन्होंने अमाउंट ऑफ मनी 200 रुपया दे दिया। अब जो बेचने वाला है वो उसको 1000 ही मिलना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 800 रुपया आप देते हैं, 200 गवर्नमेंट देती है। उस जो बेचने वाला शख्स है या वो दुकान है या कोई इदारा है जहाँ से आप लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप पर घी का जो डब्बा है मेरे से 200 रुपये ले लें, लेकिन इनको आपने 800 रुपये का देना है। तो असल में 200 रुपये का फ़ायदा हो गया किसको, कंज्यूमर को। समझ आई बात। और ये चीज़ आप लोगों को अक्सर रमज़ान शरीफ में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे नज़र आती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोड्यूसर जो उसको बेच रहा है उसको लॉस हो रहा होता है, एक्चुअली उसको तो 1000 रुपये ही मिल रहा होता है, लेकिन 800 आप दे रहे होते हैं, 200 गवर्नमेंट दे रही होती है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमें बिजली पे सब्सिडी मिली थी। हम सब लोग उस टाइम पीरियड के बिल उठा के देखें, आपको नज़र आएगा। तो उसमें इस तरह लिखा आता था कि यूनिट की प्राइस लिखी होती थी, फॉर एग्जांपल 5000 रुपये का आपका बिल है, फिर नीचे लिखा होता था माइनस सब्सिडी, तो 2000 सब्सिडी, तो आपका बिल लिखा आता था 3000 रुपये विद इन, यानी आप जो पे करते हैं 3000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर बड़े खुश थे उस दौर के अंदर कि जी बिजली बड़ी सस्ती हो गई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, आपको सब्सिडी दे रही थी, लेकिन जो बेचने वाले थे उनको 5000 ही मिलता है, 2000 गवर्नमेंट देती थी, 3000 आप देते थे, 5000 रुपये मिलते थे। समझ गए। इसी तरीके से अगर अगर जो फैसिलिटी देना चाहे किसको, प्रोड्यूसर को देना चाहे, तो वो, ये तो मैंने कंज्यूमर का समझाया ना आपको, अगर वो प्रोड्यूसर को फैसिलिटी देना चाहे तो वो भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसान है, फार्मर्स है ना, फार्मर्स, तो अगर वो बेनिफिट देना चाहती है टू फार्मर्स, तो वो क्या करेगी, वो आप फार्मर को फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइज़र होती है या खाद जिसे कहते हैं, उस पे वो सब्सिडी देती है। तो पता चलता है कि खाद का जो एक सैक है वो 5000 रुपये का है, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र की कीमत कितनी है, 5000 रुपये है। तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है किसानों को कि ठीक है जी, आप 1000 रुपया सब्सिडी। तो अब वो बाज़ार से जब वो खाद का वो बोरी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उनको कितने की मिलती है, 4000 रुपये की। तो ये फैसिलिटी किसको मिली, प्रोड्यूसर को मिली, यानी फार्मर को मिली। तो गवर्नमेंट सब्सिडी या तो कंज्यूमर को देती है या प्रोड्यूसर को देती है। तो एक्चुअली सब्सिडी एक फैसिलिटी है, एक बेनिफिट है, या अमाउंट ऑफ मनी है, अमाउंट ऑफ मनी, या सब्सिडी इज बेनिफिट है ना, बेनिफिट है। अमाउंट ऑफ मनी क्या है, बेनिफिट है, विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू फैसिलिटेट दैम। ठीक है जी, ये सब्सिडी की स्टोरी है। अच्छा, अब आप ज़रा आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सब्सिडीज़ एंड सेटिसाइड। अब इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है बाज़ात के, आप अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ प्रोड्यूस ही ना करें, कोई चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे मुल्क में ना प्रोड्यूस हो, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है, यानी यानी ये टोबैको मींस तंबाकू जिसे कहते हैं, सिगरेट जिससे बनती है,
तो वो गवर्नमेंट कहती है कि वो ना किसान उगाए, तो वो कहती है कि आप नॉट टू प्रोड्यूस, तो वो उसको उसको कहती हैं आप ना अपनी ज़मीन या तो किसी अल्टरनेटिव क्रॉप पे कर लो, या फिर उसको सेट असाइड कर दो, यानी एक तरफ रख दो ज़मीन को और कुछ ना उगाओ। समझ रहे हैं? कुछ ना उगाओगे इसके, वो चीज़ ना उगाओ जो हम कह रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल वो तंबाकू या टोबैको कहती ना उगाओ, और जितना तुम्हारी एक ज़मीन है उतने हमसे पैसे ले लो। समझ गए बात? तो ये चीज़ गवर्नमेंट करती है। ज़रूरी नहीं है कि टोबैको, बाज़ औक़ात कोई चीज़ एक ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसको भी कहती है गवर्नमेंट कि इस साल इसको ना ही उगाएं, ये पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो एक्सेस सप्लाई में कोई चीज़ पहले ही पड़ी हुई है हमारे मुल्क में, तो अब दोबारा ना उगाएं किसान, तो गवर्नमेंट कहती है तुम लोग ना उगाओ और उसको ना उगाने के पैसे ले लो मुझसे। समझ आ गई बात? और अपना या कोई और क्रॉप उगा लो, अल्टरनेटिव क्रॉप उगा लो, या उसको सेट असाइड द लैंड, लैंड को एक तरफ रख दो, ना उगाओ कोई चीज़, ताकि वो चीज़ ना उगेगी, ना उसकी सप्लाई तो पहले ही एक्सेस है, तो वो क्योंकि अगर वो ज़्यादा और आ गई तो कीमतें नीचे चली जाएंगी। और दूसरा ये भी है कि उसको उसको रखेंगे कहाँ पे, स्टोरेज का मसला है। फिर तीसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो परचेज करती है सरप्लस को, ये मैंने अभी आपको बताया, और गारंटेड मिनिमम प्राइस होती है। मिनिमम प्राइस भी पहले बताई मैंने आपको, जैसे स्पोर्ट प्राइस है या फिर प्रिक्योरमेंट प्राइस है, उन दोनों को कहते हैं। तो अनसोल्ड क्रॉप को बाय करती, पहले ही ख़रीद लेती, एग्री करती है, और फिर उसको जब ज़रूरत होती है तब वो उसको वहाँ से निकालती है और मार्केट में लेके आ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल है, गंदम है, ये कोई भी चीज़ है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये चीज़, चीनी की कीमत ऊपर जा रही है, तो गवर्नमेंट ने सरप्लस पहले ही ख़रीदा होता है, और गवर्नमेंट कीमतों को नीचे करने के लिए मार्केट में वो ले आती है सप्लाई, जिससे चीनी की कीमत नीचे चली जाती है। समझ रहे हैं ना? तो जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हों तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक में से निकालती है और उसको मार्केट में ले आती है ताकि उसकी कीमत नीचे चली जाए। तो ये है जी। अब आखिरी चीज़ इसमें यह है कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है एग्रीकल्चर मार्केट में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी उसके नताइज क्या होते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स मुज़मरात, यानी उसका इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, ख़ास तौर पर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये 3-4 डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से एग्रीकल्चर मार्केट में हमें नज़र आते हैं। पहला ये है कि ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी ऐसी कीमत है जिससे मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड द प्राइस। उस प्राइस को डिसाइड करना मुश्किल है जिससे मार्केट में स्टेबलाइजेशन आ जाए। कोई पता नहीं कि क्या कीमत होगी जिससे स्टेबलाइजेशन आएगी। तो आम बात तो ये है कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे ही ना, वो बायर और सेलर खुद ही तय करेंगे कि क्या कीमत होगी, जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, यानी फ्री मार्केट कर दी जाए, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो। दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो उसकी कॉस्ट भी तो आती है ना उसके ऊपर। कैसे कि या तो वो जाहिर सी बात है बेनिफिट देगी फार्मर को या बेनिफिट देगी कंज्यूमर को, तो वो पैसा कहाँ से आएगा सब्सिडी का, वो वो पब्लिक फंड्स हैं, वो लॉस होगा, गवर्नमेंट का अपना लॉस है, क्योंकि जब वो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स या कंज्यूमर को या दोनों को फ़ायदा देने की कोशिश करती है तो वो सब्सिडी देगी, जाहिर सी बात है। या ऊपर 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि वो ये करेगी कि डायरेक्ट पेमेंट स्कीम लेके आएगी या सब्सिडी देगी या वो परचेज़ करेगी सरप्लस को। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनके नतीजे में पैसा चाहिए, तो वो पैसा जो है वो टैक्स का पैसा है, वो पब्लिक फंड्स हैं। पब्लिक कहते हैं गवर्नमेंट को, ये ज़हन में रखें, इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट है। समझ गए? पब्लिक इन इकोनॉमिक्स मींस गवर्नमेंट। वैसे पब्लिक का मतलब अवाम होता है, आम अंग्रेजी वाले से पूछेंगे तो ये बताएगा, लेकिन पब्लिक फंड मींस गवर्नमेंट के फंड है, वो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा अपना, और वो गवर्नमेंट को लॉस है। फिर तीसरा ये है कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो
जो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रही होती है ना। यानी पहली पहली चीज ये है, ये पहली बात, यहाँ तक पहली बात है। यानी एक तरफ एफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, एक तरफ इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, तो जब आप बेनिफिट देते हैं तो आप दोनों को दे देते हैं। तो एक्चुअली आप इस तरह करते करते दोनों को फ़ायदा दे जाते हैं। इनएफिशिएंट प्रोड्यूस यानी एक किसान है जो बड़ा ही एफिशिएंट है, उसने अपनी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करता है, मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। एक वो है जो बिल्कुल ही आम सा किसान है, तो वो इनएफिशिएंट है। लेकिन जब किसानों को फ़ायदा मिलता है तो एक बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को भी फ़ायदा मिल जाता है और छोटे किसान को भी मिल जाता है। तो ये चीज़ नुकसानदेह होती है कि जब किसानों को गवर्नमेंट कहती है तमाम किसानों को हम बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनमें तो लैंडलॉर्ड भी मौजूद हैं, तो वो भी फ़ायदा उठा जाते हैं और छोटे भी उठा जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं एक, और दूसरे होते हैं जो फॉरेन होते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना, फॉरेन होते हैं। इसमें भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा दे देती है गवर्नमेंट कि ठीक है जी, हमारे अपने जो किसान हैं उनको इतने दे दें, बाहर से चीनी ना मंगवाएं, है ना। जैसे आजकल आपने वो चीनी बोरान, जहांगीर तरीन, इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी। तो वो यही है कि बेनिफिट देने के लिए वो कोशिश करते हैं वहाँ पे। तो समझ गए, ऐसी चीज़ें लेस डेवलप कंट्रीज़ में बड़ी हार्मफुल होती हैं। अच्छा, अब आखिरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जब गवर्नमेंट परचेज कर लेती है सरप्लसेस को पहले ही, तो उस फिर वो मार्केट में लेके आती है, तो उससे उससे क्या होता है, मार्केट में लोग उसको खरीदते हैं, फिर उससे क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। परचेज ऑफ द सरप्लस जब गवर्नमेंट परचेज कर लेती है और फिर उसको मार्केट में भी ले आती है, तो लोग उसको खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। और उससे क्या होता है, डिमांड जब शिफ्ट करता है तो मतलब डिमांड बढ़ती है, तो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। और जिससे मज़ीद सरप्लस क्रिएट हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही? यानी गवर्नमेंट ने ख़रीदा, ख़रीद के मार्केट में ले आई, जब मार्केट में आया तो लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स ने मज़ीद प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करने के नतीजे में मज़ीद सरप्लस क्रिएट हो गया, तो ये भी लॉस हो सकता है। और ऐसी चीज़ उन्होंने एग्जांपल दी है, यूरोपियन यूनियन एक इदारा है, उन्होंने वो क्या करती है, वो डंप करती है अपने सरप्लसेस को वर्ल्ड मार्केट के अंदर। डंपिंग एक अलहदा टर्म है। डंपिंग का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ों को गर्क कर देते हैं। डंप का मतलब होता है गर्क करना, लेकिन डंपिंग का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ को दुनिया में जाके सस्ता बेच देते हैं। डंपिंग मीन्स सेलिंग ऑफ योर सरप्लस प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मार्केट एट ए लोअर प्राइस। जैसे चाइना करता है कि वो अपनी सरप्लस जो प्रोडक्ट होती है उसको पाकिस्तान में या दुनिया में सस्ती बेच देता है। उसका नतीजा ये होता है कि दो फायदे होते हैं चाइना को। एक तो उसकी चीज़ जो सरप्लस में होती है वो बिक जाती है, दूसरा सस्ती बेच रहा होता है तो बिक जाती है। लेकिन इसका लॉस ये होता है कि जिस मुल्क में डंपिंग हो रही होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि उस मुल्क के जो खरीदने वाले होते हैं वो तो कहते हैं कि हमें एक तो सस्ती चीज़ मिल रही है और एक क्वालिटी की मिल रही है, तो वो अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ों को नहीं खरीदते, और आपकी अपनी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। आपकी जब चीज़ नहीं बिकेगी तो आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। तो डंपिंग का नतीजा ये होता है कि उस मुल्क, जिस मुल्क में डंप हो रही होती है चीज़ें, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है और दूसरा मुल्क फ़ायदा उठाता है। तो जी, ये था एंड ऑफ द स्टोरी। ये चैप्टर हम पढ़ चुके पूरा। अब आप लोग मुझे कहेंगे जी हमें इसकी ऑब्जेक्टिव करवाएं, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी जनाब आपको इसकी करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए और कल हम एक नया चैप्टर शुरू कर सकें। तो इस चैप्टर को का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी। तो इसमें पहला है, व्हाट डज द हॉक साइकिल रेफर टू। ये आपको हॉक साइकिल मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद है, which of the following gives rise to the unstable farm prices and income। तो कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एग्रीकल्चर प्राइसेस, फार्म प्राइसेस मींस एग्रीकल्चर प्राइसेस,
और किसानों की आमदनियां में स्टेबिलिटी नहीं रहती, अनस्टेबल हो जाती हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है। तो ये डी आपका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट में आपको मैंने समझाया हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होती है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी लेस होती है। और सस्पेक्टेबिलिटी इन वेरिएशन हार्वेस्ट भी होता है, कोई पता नहीं होता कि हार्वेस्ट कैसी होगी। सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब होता है शक करना, पता नहीं गुड होगी या पुअर हार्वेस्ट होगी, हमें तो नहीं पता ना, अल्लाह जानता है। इस वजह से ये सारे फैक्टर्स की वजह से किसानों की आमदनियां और फार्म प्राइसेस या एग्रीकल्चर प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं रहती, ये तीनों फैक्टर्स की वजह से। तो ये डी है इसका जवाब। उसके बाद है व्हाट रोल डज अ फ्यूचर मार्केट प्ले इन स्टेबलाइजिंग द फार्म इनकम। ये अभी मैंने फ्यूचर समझाया है, फ्यूचर मार्केट समझाया है ना। फ्यूचर, जहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं और अपनी इनकम को किसान स्टेबलाइज कर लेता है। पहले ही पता होता है उसकी इतनी मुझे पैसे मिल रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके बागात होते हैं, तो पहले ही बेच देते हैं। अभी आम की फसल आई भी नहीं होती, उनका बाग बिक चुका होता है और उन्हें पता होता है हमें इतनी इनकम मिलनी है। ठीक है जी। उसके बाद चौथा है जी कि व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज। इनमें से एक का कहता बताओ कि डिसएडवांटेज, कि गवर्नमेंट जब गारंटी करती है किसानों को कीमत देने की, तो उसका नुकसान क्या होता है। तो जनाब उसका जो लॉस होता है वो ये होता है कि किसानों को पता है कि हमें तो वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है, तो किसान धड़ाधड़ पैदा करते हैं, तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये इनकरेज द एक्सेस सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपको पता हो कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है हमें, हमें पहले ही दे रही है कि आप इस कीमत पे हम खरीदेंगे, तो आप बाजारी से मतलब ज़्यादा ही उगाओगे। तो लेकिन इसका लॉस होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो मैंने अभी लॉसेस पढ़ाए थे आपको ऊपर। अच्छा, फिर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड इम्पैक्ट मिनिमम प्राइस। आपको पता है ना, मिनिमम प्राइस हमेशा अबव द मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस मींस जो डिमांड एंड सप्लाई ने तय की हुई है, इक्विलिब्रियम प्राइस जिसे कहते हैं। तो मिनिमम प्राइस लिखे ना भी तो हम पता ही है हमें कि वो अबव होती है। ये पर फिर मज़ीद उसने क्लियर कर दिया। अगर आप कहता है कि मार्केट प्राइस से ऊपर कीमत रखते हैं, यानी मिनिमम प्राइस जिसे कहते हैं, तो उससे मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या होगा। ये इसका अगर आप ग्राफ बना लें, ये देखें ना, यहाँ पर प्राइस, ये क्वांटिटी, ये सप्लाई, ये डिमांड, वो इसकी बात कर रहा है। ये पी मिन आ गई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो यहाँ आपके सामने है सिचुएशन कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो सरप्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जवाब है वो है चौथे का सी, सॉरी चौथा नहीं, ये पांचवा है। तो पांचवे का जवाब क्या है, सी है। सी क्या है, सी ये है कि जब आप मिनिमम प्राइस रखते हैं तो इट वुड लीव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट अनसोल्ड। ये आपके सामने है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो आपकी चीज़ एक्सेस सप्लाई हो जाती है ना। यानी जब भी आप मिनिमम प्राइस रखेंगे तो मिनिमम प्राइस का नतीजा क्या निकलेगा, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मीन्स सरप्लस हो जाएगा। तो यही वो कह रहा है, जब सरप्लस होगा तो आपकी प्रोडक्ट अनसोल्ड रहेगी, नहीं बिकेगी। और फिर जब ऐसा होगा तो आप ना चाहते हुए भी सीक्रेटली कट करेंगे कीमत को, ताकि आपकी ये सरप्लस निकल जाए। जैसे किसान है, उसको तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस कीमत पे बेचना है, तो वो, लेकिन वो जब नहीं बिकेगी तो वो इस कीमत, इससे नीचे कीमत पर सीक्रेटली बेचना शुरू कर देगा, चाहे गवर्नमेंट नहीं भी चाहती, क्योंकि उसकी चीज़ बेचनी, उसने क्या करेगा। और छठा है जी, विच फंक्शन ऑफ द प्राइस आर फ्रस्ट्रेटेड बाय सेटिंग द मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस आपको पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होती है, ये आपको पता है। ये प्राइस है इक्विलिब्रियम, है ना। तो मैक्सिमम प्राइस कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम प्राइस ये होती है पी मैक्स। तो इसमें आपके सामने क्या हो गया, शॉर्टेज पैदा हो गई, क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है।
तो जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है ना, वो या तो मिनिमम प्राइस की सूरत में होती है या मैक्सिमम प्राइस की सूरत में होती है। दोनों सूरतों में ये जो फंक्शंस ऑफ प्राइस है ना, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कितने हैं फंक्शंस ऑफ प्राइस, वो आपको पता 3 है, सिग्नलिंग, रैशनिंग, रिवॉर्डिंग, ये पढ़ा था आपने। तो ये तीनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस हो या मिनिमम प्राइस हो, दोनों सूरत में, ये सवाल दोनों सूरतों में ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका। तो मिनिमम प्राइस ले आए या मैक्सिमम ले आए, सिग्नलिंग, रैशनिंग, रिवॉर्डिंग तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी ये इसमें भी ऐसे ही होगा, इसके अंदर भी ये, यानी यहाँ पे मैक्सिमम ना लिखे, मिनिमम लिख दे, तब भी यही यही डी जवाब है। मेरी बात समझ आ गई? अगर मैक्सिमम ना लिखे, मिनिमम लिख दे, तब भी जवाब डी ही है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस हो या मिनिमम प्राइस, अगर यानी गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन कर देगी तो दोनों सूरतों में क्या होगा, दोनों सूरतों में जो है वो लॉस हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, प्राइस के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सवाल मैक्सिमम प्राइस के लिए भी आप लोग कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस के लिए भी यही जवाब आएगा। अच्छा, आगे भी कुछ है कि नहीं? है जी। अभी और भी सवाल हैं, ये 2 सवाल है, बाकी 2 रह गए। अच्छा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है कि एक कंट्री है जो अपनी वो पॉलिसी बनाना चाहता है कि स्टेबलाइज करें फार्मर्स की इनकम को। तो हर साल वो क्या करते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, इस पॉलिसी का गवर्नमेंट हैज़ टू डिस्ट्रॉय लार्ज क्वांटिटी। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट फार्मर की इनकम को ज़्यादा रखना चाहेगी तो वो मिनिमम प्राइस का ऑप्शन अडॉप्ट करेगी। तो मिनिमम प्राइस जब अडॉप्ट करेगी तो ये देखें, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो यहाँ पे रखेगी कीमत, इस जगह पे मिनिमम प्राइस। इसके नतीजे में किसानों को तो फ़ायदा हो जाएगा कि ज़्यादा कीमत मिलेगी उनको, लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि सरप्लस पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो वो सरप्लस जब पैदा होगा तो गवर्नमेंट को हर साल उस सरप्लस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ज़ाया करना पड़ेगा। तो विच पॉलिसीज कंट्री एक्स इज ऑपरेटिंग, तो कौन सी पॉलिसी फिर अडॉप्ट कर रही है, तो मिनिमम प्राइस की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, ये डी। ठीक है जी, मिनिमम प्राइस, समझ गए? क्योंकि उसमें सरप्लस आ रहा है ना, जब भी सरप्लस आएगा तो डिस्ट्रॉय करेगी ना गवर्नमेंट। ये सरप्लस इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कीमत तो उनको ज़्यादा मिलेगी लेकिन पूरे मुल्क में चीज़ें ज़्यादा पैदा हो जाएंगी और वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो कहता है कौन सी पॉलिसी फिर अडॉप्ट की हुई है, तो वो पॉलिसी मिनिमम प्राइस की पॉलिसी। और आखिरी क्वेश्चन है कि इफ़ द डिमांड फॉर लेबरर वर वेज इन इलास्टिक, what would be the effect of introducing a minimum wage above the market wage rate? तो ये ना भी लिखे तो मिनिमम होती ही अबव है। इसको पहले ये समझें कि ये क्या कह रहा है। ये देखें, ये एक्चुअली प्राइस ऑफ लेबर है, यानी वेज है, और ये लेबर है। ये लेबर मार्केट की बात करते हैं, पहले लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर और ये डिमांड फॉर लेबर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम वेज, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर। ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है, दिस इज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है जनाब। इसमें वो अब वो कहता है कि मिनिमम वेज पहले इंट्रोड्यूस करवाएं। तो पहले इंट्रोड्यूस, यहाँ से इंट्रोड्यूसिंग द मिनिमम वेज, तो आप मिनिमम वेज यहाँ लिखेंगे, ये वेज मिनिमम। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा आपके सामने कि सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर, यानी एट मिनिमम वेज सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ग्रेटर देन
ए से बी, है ना, डिमांड फॉर लेबर, यानी मज़दूर काम तो ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने डिमांड करनी है वो कहते हैं हम तो इतने मज़दूर रखेंगे, मज़दूर कहते हैं हम इतने काम करने को तैयार हैं। तो ए से लेके बी तक अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी, यानी एक्सेस सप्लाई आ जाएगी, किसकी, लेबर की। तो बेरोजगारी पैदा हो जाएगी ना, क्योंकि एक्चुअली तो बंदे इतने रखे जाएंगे, यहाँ से यहाँ इतने बंदे रखे जाएंगे, काम करने इतना तैयार हैं। ये आप इस जगह पे देख रहे हैं, काम करने के लिए इतने तैयार हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन फर्म्स इतनी डिमांड कर रही हैं तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब वो सवाल पढ़ते हैं, सवाल ये है कि डिमांड फॉर लेबर वर वेज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक किसे कहते हैं भला, लेस इलास्टिक। और वेज इन इलास्टिक का क्या मतलब, इसका मतलब ये है, पहले तो ये समझें कि वेज के बढ़ने से लेबर की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कम हो जाती है, ऐसे ही है ना, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वो कम इतनी भी हो सकती है, वो कम इतनी भी हो सकती है, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी अगर फर्म्स को, तो वो उनको कॉस्ट बढ़ेगी तो वो डिमांड लेबर की कम कर देंगे। लेकिन जब आप वेज इन इलास्टिक कहेंगे तो वेज इन इलास्टिक का मतलब ये है कि वेजेस के बढ़ने से डिमांड लेबर की कम तो होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, यानी ये वाली चीज़ चलेगी, ये वाली और ये वाली नहीं चलेगी। अगर वो कहता इन इलास्टिक के बजाय कहता इलास्टिक, तो फिर ये वाली चलती, ये वाली, है ना, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता फिर, क्योंकि जब ज़्यादा लेबर की डिमांड में कमी आएगी तो ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, अगर कम कमी आएगी तो कम लोग बेरोज़गार होंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ए, क्योंकि अब जो सिलसिला है वो ये वाला चलेगा, ये वाला इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक मीन्स कम कमी आएगी। तो वेजिस, अब जब आपने मिनिमम वेज रखा है तो मिनिमम वेज में तो वेज ऊपर चली गई ना, तो वेज बढ़ गई, जब वेज बढ़ेगी अब अगला चीज़ ये होनी है कि डिमांड कितनी कम होती है, तो उसने पहले ही बता दिया कि डिमांड फॉर लेबर इज़ वेज इन इलास्टिक, इसका मतलब डिमांड में कमी तो आनी लेकिन थोड़ी आनी, तो डिमांड में जब कमी थोड़ी आएगी तो बेरोज़गारी में भी कमी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट में कमी कम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट कम कम होगी और टोटल अर्निंग ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब वेजिस के बढ़ने से फर्म्स मज़दूरों की डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी नहीं करेगी तो वो लोगों को जॉब मिलेगी, है ना, इतने ज़्यादा लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, लेकिन ये देखें ना, डिमांड फॉर लेबर कम होने का मतलब है कि लोगों को जॉब कम हो जाएगी लेकिन अर्निंग्स जो हैं वो बढ़ेंगी। और अगर डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा कम हो जाती तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कम होती फिर, और फिर उससे लोगों की अर्निंग पे में कमी ज़्यादा आती। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर कम तो होगी लेकिन थोड़ी कम होगी, जिससे लोग काम करते रहेंगे और उनकी अर्निंग में इजाफा होगा। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो बहरहाल दिस इज़ इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हिम्मत करें, इंशाल्लाह आगे चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। अभी थोड़ी थोड़ी शायद आपको मुश्किल यहाँ पे लगे कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन आगे और आसान है चीज़ें। अच्छा जी, तो ये है जी स्टोरी। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई आपको। आपके क्वेश्चन आंसर देखें क्या है। सर बुक में मैक्सिमम प्राइस का टॉपिक अल्टरनेटिव रैशनिंग मैकेनिज्म वो तो समझा रहे हैं। अच्छा वो मैं देखता हूँ, टाइम ख़त्म हो गया, कल फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे, तो कल मतलब नेक्स्ट वीक। लेकिन आपको एक मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ सीआर और जीआर के ज़िम्मे, मैं उसमें फार्मूले सारी चीज़ें लिख के दूँगा, आपने वो टेबल बनानी है और फिर मेरे से डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह वो मैं शेयर करता हूँ सीआर और जीआर को, सब लोग उसको बनाएंगे लेकिन मुझे नहीं देंगे, मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा, जो सही होगा फिर वो आप चेक कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।
ठीक है।